नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुजरात में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में जितनी भी बुक चल रही है पुरानी और नई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों, ये दे रखा है ग्लोब, तो विषुवतीय व्यास कितना है? वो है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? वो है 12,714। दोनों का अंतर आप निकाल लेना कितना आता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोनों में अंतर कितना है। तो ग्लोब पर वृत्त वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, तो प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी किलोमीटर है पृथ्वी की? वो है 40,075 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है? वो है 40,008 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है पृथ्वी का? वो है 12,756.6 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण काल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। जो ये आप लाइन देख रहे हैं वो कौन सी रेखा है? वो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किसी देशांतर रेखा को प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है, वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये रेखा किस देश के निकट से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड का एक ग्रीनविच शहर है, उसके निकट से गुजरती है। इसी शहर के नाम पे है और इसका नाम रेखा का रखा गया ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियाँ होती है? तो 2 प्रकार की। एक तो दैनिक गति जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं, एक होती है वार्षिक गति जिसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति, तो पृथ्वी है वो 24 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में वो है घूर्णन करती है, और इसी कारण क्या बनता है? दिन और रात बनता है दैनिक गति के कारण, जिसे हम परिभ्रमण या घूर्णन भी कहते हैं। परिक्रमण, तो जैसे पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो क्या कर रही है इसकी परिक्रमा? तो क्या आ गया? परिक्रमण या वार्षिक गति। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। इसी कारण क्या बनता है? यानी परिक्रमण के कारण, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन रात का छोटा व बड़ा होना, ये भी किस कारण होता है? परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण होता है। किस तिथि को सूर्य की सीधी रेखा विषुवतीय वर्त पर होती है तथा दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को जब वसंत विषु होता है, और शरद विषु जब होता है तो 23 सितंबर। तो 2 दिन है, ऐसे दिन है यहाँ पे क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। तो ये उत्तरी ध्रुव के बारे में है। 21 मार्च है, वसंत विषु है, दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये शरद विषु है, और 23 सितंबर है, दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दोस्तों, ये सूर्य है, और जैसे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तो 22 दिसंबर है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अब दोस्तों, उत्तरी अयनांत 21 जून को, दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। अब दोस्तों, अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर। यानी अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर, जो कि कब होता है? अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? उपसौर, जो कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। आप इसे 3 को आप क्या कर सकते हो? उप कह सकते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। यानी न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। और इस कम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी है वो 149.8 मिलियन किलोमीटर है। अगला है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। और अक्षांश वृत्त कितने हैं? 189। अगला है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अक्षांशों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। और देशांतरों के मध्य भाग को कहते हैं गोरे।
दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? वो भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतरों के मध्य यदि पूछा जाए सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। कब कितनी होती है? 111.32। और दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 0 डिग्री आप देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। और ये भाग है वो उष्ण कटिबंध है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक का। तो ये मकर रेखा है और ये ऊपर की तरफ कौन सी है? कर्क रेखा है। तो ये उष्ण कटिबंधीय है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा वाला भाग ये उष्ण कटिबंधीय है। वापिस ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ये मकर रेखा, और ये आंतरिक वर्त है 66.5 डिग्री, यानी 23.5 से 66.5 तक, 66.5 तक का भाग। फिर 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध में आता है। दोस्तों कोई भी मानवीय भूल हो तो क्षमा कर देना। किन अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है? तो आपको भी मैंने बताया 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर व दक्षिणी दोनों के मध्य, यानी ये क्षेत्र है वो क्या है? ये है उष्ण कटिबंध। और वापिस ये क्षेत्र है, ये कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, ये रही। और ये क्या? शीत कटिबंध। ठीक है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे ये प्रमुख देश किस कटिबंध में आते हैं? तो शीत कटिबंध या उच्च अक्षांश में आते हैं, यानी इस क्षेत्र में ये आते हैं। विश्व के प्रमुख घास मैदान। तो विश्व के प्रमुख घास मैदान के बारे में देखते हैं। तो दो प्रकार के घास मैदान पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से हैं। तो सवाना घास के मैदान है वो उष्ण कटिबंधीय है, कंपास और लानोज। तो सवाना है वो अफ्रीका महाद्वीप में, कैंपास है वो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, लानोज है वो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय, तो स्टेपी प्रकार के यूरोप या एशिया, स्टेपी यूरोप व एशिया यानी यूरेशिया, यानी यूरेशिया है वो यूरोप प्लस एशिया को मिलकर बना के क्या बनता है? यूरेशिया बनता है। पंपास है वो अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे और ब्राज़ील। प्रेयरी है वो यूएसए कनाडा उत्तरी अमेरिका। डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड ये वो दक्षिण अफ्रीका में। और कैटरबरी है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो आप नाम याद रखना कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा स्टेपी, पंपास, पेरी व लानोज। तो इसमें राइट आंसर कौन सा? लानोज, क्योंकि लानोज क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना? 2005 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 1098। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2009 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष बालक अधिकारों में बालक बालिकाओं के समस्त अधिकार शामिल किए गए? 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय है 20 नवंबर को। संशोधित नवीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष क्रियान्वित आया? वो आया 2006 में, 1 नवंबर 2007 से लागू। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 में। उसे किस एक्ट के नाम से? पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना गया। तो 4 अधिकार: जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE तो 1 अप्रैल 2010 से लागू। किशोर न्याय अधिनियम 2015 जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों की देखभाल हेतु। अब है बाल अधिकार समझौता प्रभावी कब हुआ? सितंबर 1990 में। कुल अनुच्छेद कितने? 54। हस्ताक्षर करने वाले कुल राष्ट्र 196। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब साइन किए? ये किए 11 दिसंबर 1992 को। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 21 के है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 गे आर्थिक जरूरत की बजाय जबरन ऐसे काम पर नहीं लगाना जो आयु व क्षमता के उपयुक्त नहीं से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 से बालक स्वतंत्र गरीबी माहौल में
स्वस्थ विकास के अवसर और जैसी सुविधाएं मुहैया कराना व शोषण से बचाना। अगला है सहकारिता के बारे में, उपभोक्ता सशक्तिकरण व स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष बना? 1986। उपभोक्ता कौन है, वो किसे कहा जाता है? कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? 30 दिन। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ करवाया जाता है? सहकारिता विभाग में। सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 15। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? तो उसमें विषय है 29, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था। और संविधान की 11वीं अनुसूची में यह है 29 विषय वर्णित है। संविधान 74वें संविधान संशोधन का विषय है 18 है विषय और 12वीं अनुसूची में वर्णित है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब व कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर, राजस्थान में। ग्रामीण स्वशासन में कितनी स्तरीय पंचायती व्यवस्था की गई है? त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख। अब दोस्तों, ग्राम पंचायत है, उसमें प्रतिनिधि कौन है? सरपंच, उसके बाद में उप सरपंच और उसके बाद में क्या आता है? वार्ड पंच। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। वार्ड पंच का चुनाव है वो उप सरपंच का चुनाव कौन करते हैं? वार्ड पंच करते हैं अपनों में से ही, और वार्ड पंच में से ही उप सरपंच चुना जाता है और वार्ड पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो त्यागपत्र किसे देते हैं? बीडीओ को और बीडीओ। अब है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के चुनाव है वो, उसमें प्रतिनिधि प्रधान होता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जो भी सदस्य बनते हैं वो इनको चुनते हैं। और उप प्रधान का चुनाव किस में से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रधान है वो जिला प्रमुख को देता है और उप प्रधान है वो प्रधान को त्यागपत्र देता है। जिला परिषद, तो उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख ये है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला प्रमुख को त्यागपत्र देते हैं। अगला है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से और संभागीय आयुक्त को क्या देते हैं? अपना त्यागपत्र देते हैं। राजस्थान में भगवती चरण को पंचायती राज का सूत्रधार माना जाता है। किसे? भगवती चरण को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय है 24 और अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का समस्याओं का समाधान कौन करता है? वो है जिला फोरम। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वार्ड सभा। किसी भी गांव की वार्ड के विकास के लिए विकास योजनाएं किसके द्वारा बनाई जाती है और उसके प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं वार्ड सभा द्वारा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। उस गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जिला परिषद। प्रथम कौन सी है? ग्राम पंचायत। द्वितीय कौन सी है? पंचायत समिति। अगला है अजमेर संभाग में सम्मिलित जिले। तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। संपत्ति, जमीन जायदाद, चीज़ों को खरीदारी, विवाह, किराए संबंधी विवाद किस प्रकार के विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का समाधान है वो किस न्यायालय में? तो दीवानी विवाद कहलाते हैं और दीवानी न्यायालय में इनका समाधान होता है। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग से संबंधित विवाद है वो फौजदारी न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। किसी तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना वर्ष से 25 जनवरी 2011 से प्रत्येक सदस्य मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। मतदान के लिए उपयोग में आने वाली ईवीएम मशीन में कौन कौन सी 2 यूनिट सम्मिलित है? तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के पास ईवीएम मशीन की कौन सी यूनिट नियंत्रण में रहती है? तो मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी है उसके पास ईवीएम की है कौन सी मशीन? कंट्रोल यूनिट रहती है। अगला है VVPAT का पूरा नाम। तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला है भारत में चुनाव क्षेत्र में पुनर्गणना के लिए अब तक कितनी बार है ऊपरी सीमा का आयोग गठन किया जा सकता? 52 में, 62 में, 72 और 2002 में। अगला संसदीय विधायक की संख्या का आधार 1971 की जनगणना
जनसंख्या के आधार पर है ये, और कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। किस राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव ईवीएम से करवाए गए? तो गोवा में। अब वाला लोकसभा में इसका प्रयोग कब हुआ ईवीएम का? वो है 2004 के लोकसभा चुनाव में। अगला है, राजस्थान में राव, भाट, जोगी, तीर्थ पुरोहित, पंजीकार आदि प्रमुख समुदाय द्वारा विशेष तय किए जाने वाला प्रमुख कार्य वंशावली लेखन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में सर्वप्रथम किस नगर को खोजा गया? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा को। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, चुनहड़दरो प्रमुख सिंधु स्थल वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। किस पौराणिक व पवित्र नदी के किनारे आर्यों के द्वारा वेदों की रचना? सरस्वती नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी मत कर देना। सिंधु सरस्वती सभ्यता की वे प्रमुख विशेषता जो समकालीन सभी सभ्यताओं से अलग थी, तो सुनियोजित नगर नियोजन है, वो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो तांबा धातु की खोज की। अगला है, कालीबंगा वर्तमान स्थिति है हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। भूकंप के साक्षी है वो सर्वप्रथम यही मिले हैं। चिरायु कब्र है वो यही मिली है। गाय के मुख वाले प्याले कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में ही मिले हैं। आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। और नदी कौन सी है? अयड़ नदी, जिसे बेडस नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? बेडस नदी भी कहा जाता है। कोट गोरी की सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और बाण में मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है, बैराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में है। बैराट से महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष काल की जानकारी मिलती है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी के किनारे। गिलुंड है वो राजसमंद में है सभ्यता, बनास नदी के किनारे। हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पे बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। छिद्र वाली सुई यहाँ पे मिली है। सोंती सभ्यता, सोंती है वो बीकानेर में है और कालीबंगा प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है। रेड टोंक है वो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है और डिल नदी के किनारे है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही नदी के कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द वेस्टर्न इंडियन में चंद्रावती का वर्णन मिलता है। और है गरदड़ा है वो बूंदी में है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। और छाजा नदी के किनारे। नौ है वो भरतपुर में है। जोधपुरा है वो जयपुर में है। सोनारी है वो झुंझुनू में है। बालातल है वो उदयपुर में है। यहाँ पर 11 कमरे प्राप्त हुए हैं। पचमाता है वो राजसमंद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पचमाता सभ्यता। अगला है, वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में मंडल है वो तृतीया इससे है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। किस वेद में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक व मंत्र गद्य पद्य दोनों में? तो यजुर्वेद में। तो जो गद्य पद्य है उसे क्या कहते हैं? जो लिखा जाता है उसे चंपू कहा जाता है। कौन सा वेद है वो भारतीय संगीत में स्वर का उद्गम का स्रोत माना जाता है? सामवेद। कौन सा वेद चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान व आदेश संकलित करता है? अथर्ववेद। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। वेद त्रय में कौन से वेदों को सम्मिलित किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे पहले यानी ऋग्वेद में है और सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और बाकी तीनों वेद है जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी है ये उत्तर वैदिकालीन है और ये वैदिक कालीन है। अगला है, वेद त्रय में कौन कौन से? अब है, वैदिक काल में मानव जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है? 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास। अगला है, किस वेद में निम्नलिखित उक्ति मिलती है? एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्रों का निर्माण करता हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसती है। वे महिला कौन है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस उक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ग्राम का मुखिया को क्या कहलाता है? तो ग्रामीण। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में ग्राम समूह को मिलने वाली इकाई क्या कहलाती है? विस कहलाती है और विस का मुखिया क्या कहलाता है? विसपति कहलाता है। अगला है, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जन नामक प्रशासनिक इकाई का मुख्य क्या कहलाता है? शासक या राजन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रथम था पशुपालन और द्वितीय था कृषि। विशेष रूप से याद रखें तो प्रथम पशुपालन और द्वितीय क्या था? कृषि। खिल्य भूमि किसे कहते हैं? बंजर भूमि को। वैदिक काल में व्यापारिक मार्ग को क्या कहा जाता था? पणी, श्रेणी या श्रेष्ठी।
वैदिक काल में व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था। वैदिक काल में प्रचलित निष्क क्या थे? तो निष्क थे सोने के सिक्के। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्वफण। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो वैशाली के निकट है, कुंडग्राम है, 1599 ईसा पूर्व में और 1527 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। जैन धर्म में प्रचलित 5 महाव्रतों में कौन सा जो महावीर ने प्रचलित किया वो था? ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो 1563 नेपाल के लुम्बिनी में। निधन हुआ था 423 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में संन्यास से पूर्व प्रथम कौन सी घटना देखी जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया? तो एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, उसके बाद में एक रोगी व्यक्ति को, उसके बाद में मृत व्यक्ति को और प्रशंसित सन्यासी को। मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान में जनपद, तो राजस्थान के यदि 4 जनपद पूछे जाएं तो युद्ध, अर्जुनैन और मालव और सिवी जनपद। विनय पिटक है वो भिक्षु हेतु नियमों का संग्रह बौद्ध धर्म में। सुत्त पिटक है बुद्ध की शिक्षाएं, तो 3 पिटकों की रचना की गई, तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सांसारिक ज्ञान के विषय में बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक यानी नीम पिटक में मिलती है। बुद्ध की शिक्षा में सम्मिलित 4 आर्य सत्य: दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग यानी अष्टांग मार्ग। बुद्ध वो धर्म की शिक्षाएं किन ग्रंथों में संकलित है? त्रिपिटक में। तो कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो शाब्दिक करते 3 टोकरी: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 16 महाजनपद दे रखे हैं आपको, आप इनकी राजधानी जरूर याद रखें। अंग की राजधानी चंपा है, कांसी की वाराणसी है, वजी की वैशाली है, चंदी की शक्तिमती है, पांचाल की छत्रपुर है। 2 राजधानी थी उत्तरी और दक्षिणी। सुरसेन की मथुरा थी, गांधार की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी है, महिष्मती। और महिष्मती आपने वो पिक्चर देखी होगी बाहुबली। मगध है वो गिरिवर्ज है, तो राजगीर और पाटलिपुत्र। कौशल है वो श्रावस्ती है। मल है वो कुशीनारा है, पावा। कुरु की इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य की विराटनगर है। अस्मक है वो पैटर्न या पृष्ठान या पोतन या पोटिल। और जो एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्मक। ये आप इसकी राजधानी आप जरूर याद रखें। कंबोज है वो हटक राजपुर में है। वत्स है वो कौशाम्बी में है। 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई। इसके बारे में बौद्ध ग्रंथ अकुत्र निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और संस्कृत ग्रंथ महावस्तु से प्राप्त होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी किन किन से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ एक अगुत्र निकाय उससे भी मिलती है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र उससे भी मिलती है, और एक संस्कृत ग्रंथ है महावस्तु उससे भी है। वो 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद यानी वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। यदि पूछा जाए कितने में गणतंत्र था 2 में, तो वो कौन से थे? वजी और मल। कौन सा थे? वजी और मल गणराज्य। तो मल की राजधानी थी कुशीनगर और वजी की थी वैशाली। 2 राजधानी वाले महाजनपद, तो आपने देखा होगा इसमें, तो अस्मक था और मल था और मगध था और पांचाल था। तो पांचाल, कौशल और अवंती। बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध साम्राज्य किस वंश से संबंधित है? हरिक वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म व महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी नेपाल में। वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। पिता व माता व सुधोधन व माया थी। पत्नी व पुत्र थे यशोधरा व राहुल थे। मौसी थी प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला। इन्होंने ही है वो बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण किया गया था, क्योंकि जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का निधन हो गया। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में यह घटना हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी पुनपुन और फल्गु व लीलाजन के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनके सभी कार्य वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में। मृत्यु है या महापरिनिर्वाण है वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। और उपदेश की भाषा है जन सामान्य की भाषा थी प्राकृत, और बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी पली। और उपदेश की भाषा इसलिए प्राकृत थी क्योंकि ये बोलने में सरल थी, और इनके उपदेश है वो इसी भाषा में उपदेश देने से ये बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा प्रसारित हुआ था। बौद्ध संगतियाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। और शासक भी दे रखे हैं, जैसे राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है और कुंडलवन। अब देखो चौथी के ये आप याद रखेंगे, के चौथी। फिर वसुमित्र उपाध्यक्ष इसमें है वो अशोक घोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति में है बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। और इसमें आप याद रखेंगे
कि बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित कब हुआ था? दो शाखाओं में थे, हीनयान महायान तो चौथे चतुर्थ में, और दो बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ था, स्थायवीर और महासंघी। ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में। दो पिटकों की रचना हुई थी प्रथम में, वो उसमें विनय पिटक और शुद्ध पिटक। अभिधम पिटक है वो तृतीय संगति में जोड़ा गया, ये आप याद रखेंगे। अगला है महावीर स्वामी, 24वें जैन तीर्थकार, वर्धमान नाम था, और इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। माता है वो सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। माता है वो लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी? बहन थी। बहन आप याद रखेंगे। पत्नी व पुत्र है वो, पत्नी ही थी इनकी यशोदा और पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना, और इनका विवाह था जामाली नामक से। तो ये इनके क्या हो गए? दामाद। भाई थे नंदी वर्धन, त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। 5 महावर थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकार, इन्होंने ये 4 देव दिए थे, और इसमें बाद में है वो 5वां ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने दिया था। अगला है आचार्य चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। किस नंद शासक ने चाणक्य का अपमान किया? तो घनानंद ने, नंद वंश का अंतिम शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके कौन से क्षेत्र प्राप्त किए? तो कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। किस मौर्य सम्राट को अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। अगला है सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति? तृतीय बौद्ध संगति। अगला है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र थे और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अगला चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जैन धर्म में दीक्षित किया? तो आचार्य भद्रबाहु ने। मौर्य काल में सर्वाधिक अभिलेख के साक्ष्य किस शासक के काल में मिले? अशोक के काल में। अगला है केवल 4 अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो अन्य सभी में क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। तो कौन कौन से हैं? गुजरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, उदय गोलम अभिलेख और नठुर अभिलेख। इनमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक के आजीविक संप्रदाय को 3 गुफाएं दान में दी जो बराबर की पहाड़ियों में बनी हुई है। बराबर की पहाड़ियों में बनी हुई है आजीविक संप्रदाय को 3 गुफाएं दान में दी थी। तो वो कौन कौन सी थी? एक तो कर्ण चौपार, एक सुदामा, एक विश्व झोपड़ी। ये तीनों हैं और बराबर की पहाड़ी में बनी हुई है, और अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए दी थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त प्रथम 319 बीसी ईस्वी में। किस गुप्त शासक को पराक्रमी, वीर या विद्वान या संगीतज्ञ कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। प्रयाग प्रदेश की रचना करने वाले व्यक्ति थे हैरिसेन। अमरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, ब्रह्मीर, कालिदास, वीरचरी, घटक पर, धन्वंतरी, सपणक आदि प्रमुख विद्वान किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उपाधियां थी देवराज, इनकी देवगुप्त, परम भगवत, महाराजा धीराज। अगला स्तूप क्या है? अर्धगोलाकार। इस प्रकार के होते हैं अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है, जहाँ पर क्या रखी जाती है? अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। अमरावती है वो वर्तमान में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भरूच स्तूप है वो वर्तमान में कहाँ है? तो यह है कोलकाता संग्रहालय में। अगला है भरूच स्तूप के और है बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया। ऐसे पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान विहार कहलाता है, और चैत्य क्या है? पूजा स्थल। चैत्य क्या है? चैत्य है वो पूजा स्थल है, और विहार क्या है? निवास स्थान। अजंता की गुफाएं दूसरी सदी में बनी थी कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी के किनारे। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? 29। अजंता की गुफा में कुल कितने चैत्य हैं? 4। अगला है कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य, मेघदूत, ऋतुखंड काव्य है, विक्रमो वश्य, माल का अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक है। ये कालिदास की है। ऋतु संहार है कालिदास की प्रथम रचना थी। मेघदूत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, काव्य है। अब पंचतंत्र विश्व शर्मा है। अरबी अनुवाद है वो कलीला दमना ने किया था, और फारसी अनुवाद है वो आयरे दानिश ने किया था।
मर्चकटिकम सुदृक है। हर्षचित्र कादम्बरी बाणभट्ट है। अमरकोश है अमरसिंह द्वारा। आर्यभट्ट है आर्यभट्ट द्वारा। स्वपन वासवद है वो भास द्वारा। किरातोर्जुनम भारवी द्वारा। शिशुपाल वध माघ द्वारा। नीति शतक है भर्तरी द्वारा। मुद्रा राक्षस है वो विशाखा दत्त द्वारा। रत्नावली नागानंद व प्रियदर्शी का सम्राट हर्षवर्धन द्वारा। मणि मेखला ये शीतलेश्वर द्वारा। शिल्पाधिकार में वो इलोग अधिकार द्वारा। और कृषि पराशर है वो महर्षि पराशर द्वारा। प्रोफेसर में हेंडाले ने शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणि मेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। बुद्ध जातक कहते हैं बुद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विहारी और कन्हेरी महाराष्ट्र। सुदूर दक्षिण पूर्व देश जो इस्लामिक होते हुए भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखा, इंडोनेशिया। बोरोबुदुर का स्तूप है वो जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर के स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा? शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा। अकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। और आप देख सकते सूर्य मंदिर द्वितीय द्वारा कंबोडिया के पुराने लेखों में कंबोज भी कहा जाता है। अगला आनंद मंदिर कहाँ पे है? बर्मा। वर्तमान में क्या कहते हैं इसे? म्यांमार भी कहते हैं। यानी इस बर्मा देश को वर्तमान म्यांमार। वर्तमान भारत में सम्मिलित किस स्थल को अनाम कहा गया? चंपा को। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप से छाया नाट्य है जिसे कहते हैं वयंग। मलाय द्वीप का व्यापारिक नियंत्रण किस चोल शासक? राजेंद्र प्रथम। सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप किस काल में है? वो स्वर्ण भूमि। जावा है वो ये तो है स्वर्ण द्वीप हो गया। और सुमात्रा किस नाम से जाना जाता? स्वर्ण द्वीप के नाम से। और जावा है वो स्वर्ण भूमि के नाम से। और यह है मत्स्य। सर्वप्रथम बृहत्तर भारत की अवधारणा है वो मत्स्य पुराण में। वर्त भारत की अवधारणा पूर्ण हुई थी गुप्त काल में। खोतान में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र गौतमी विहार। खेमेर राज्य का संस्थापक था वो है जयवर्मन द्वितीय। और शेष या विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? वो चंपा नमन से प्राप्त हुई है। दोस्तों अगली 2 बुक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।